तारीख 26 नवंबर साल 2008। अचानक सूचना आती है कि भारत की आर्थिक राजधानी पर कुछ मुस्लिम आतंकियों द्वारा हमला किया गया है। मुंबई के ताज होटल के अंदर आतंकवादी घुस चुके हैं। यह हमला इतना भयावह था कि सैकड़ों निर्दोष निहत्थे नागरिकों की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त जो बड़े बड़े पॉइंट्स थे, चाहे वो होटल ताज हो, चाहे गेटवे ऑफ इंडिया हो, चाहे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल हो, इन सब से एक ही खबर आ रही थी कि सैकड़ों लोग हताहत हो गए हैं, अंधाधुंध गोलियां चल रही है। Qassab and Ismail were both in custody. सारा का सारा हमला कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था और हिंदू आतंकवाद दिखाने के लिए उनके हाथों के ऊपर कलावे बांध रखे थे और ऐसा मैकेनिज्म उस समय चला रखा था कि जो है लोगों में एक ऐसा भ्रम बांधा जाए हिंदू भी आतंकवादी हैं। जहां भी आतंकवाद आपने देखा होगा, एक ही समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, आज तो जो ना डॉक्टर भी जो ना इस पेशे के अंदर आतंकवाद के अंदर शामिल है। एक आतंकवादी को हमने चौथे फ्लोर के ऊपर जिंदा पकड़ लिया था, उसको नीचे लाने का था पर वो भागने की कोशिश कर रहा था कुछ बताने की, तो उस समय मैंने उसको तंदूर के अंदर जिंदा डाल दिया। उसमें जो उसमें गुस्सा है, ठीक है, अगर वो मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मारता, मैं उसको नहीं जलाता तो वो मुझे जलाता। जो ना आतंकवादी हमारी माताओं बहनों की इस्मत लूट रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे, वहाँ आतंकवादियों ने 166 लोगों को जो ना निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। उसका जिम्मेवार आतंकवादी नहीं, उस समय का गृह मंत्री भी उस चीज़ का जिम्मेवार है। एक तरफ मेरे छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए मोहताज थे और दूसरी तरफ जिस आतंकवादी को पकड़ा अजमल कसाब को, उसके ऊपर कांग्रेस ने 54 करोड़ रुपए खर्चा किया। जो इनका खुलासा करने वाला था उनको उन्होंने अशोक चक्र बांटे। जिन लोगों ने लड़ाई ली, हम 7 होटल के अंदर, ताज होटल में 7 बंदों को गोलियां लगी, हम लोगों ने 4 मिलिटेंटों को मारा, हमको कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया, मुझे डराया धमकाया और जो ना गुमनाम जिंदगी जीने के लिए कांग्रेस ने मजबूर कर दिया था। इन इस्लामिक आतंकवादियों से लड़ने के लिए अलग अलग फोर्सेस डिप्लॉय की गई, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका रही एनएसजी की। किस तरीके से भारत को उस हमले से बचाया गया, उस वक्त की सरकारों ने उस वक्त क्या कदम उठाए, किस तरीके से भारतीय सेना की उपेक्षा हुई, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। भले ही साल बीते हैं लेकिन वो दर्द आज भी जिंदा है कि किस तरीके से पाकिस्तान से आए मुस्लिम आतंकियों के हाथ में कलावा बांधकर उन्हें हिंदू साबित करने की कोशिश की गई और उस आतंकी हमले के बाद यह प्रयास किया गया कि भारत में हिंदुओं को अब ऐसी नजरों से देखा जाए जिस नजर से आम तौर पे आप मुस्लिम आतंकियों को देखते हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर दी पैम्फलेट पर। आज हमारे साथ भारत को 26/11 हमले से बचाने वाले एक फौजी हैं, एक एनएसजी कमांडो है। मैं कमांडो सुरेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, आपने समय दिया हमें। सबसे पहले तो मतलब जानकारी के लिए कि इस पूरे ऑपरेशन में आपकी भूमिका क्या थी, कब आपके पास कॉल आया कि आपको जो है इस ऑपरेशन को लीड करना है या आपको इस ऑपरेशन में जाना है, और इस हमले के बारे में आप लोगों के पास सूचना कहां तक कैसे पहुंची? उस समय मैं एनएसजी का कमांडो था और कमांडो टीम हमेशा तैयार रहती है। तो जो CTTF 1 बोलते हैं, काउंटर टेररिस्ट फोर्स, तो फर्स्ट तैयार वही रहती है, हमेशा टीवी चलते रहते हैं। तो उस के न्यूज़ के माध्यम से हम सब लोग ये समझ चुके थे कि जो है ना ये हमला काफ़ी बड़ा है, हो सकता है इसमें हमको जाना पड़े। उसके बाद जो है ना काफ़ी रात को जो है गृह मंत्रालय हम लोगों को डिप्लॉयड करता है और जब सिचुएशन ऐसी होती है, किसी फोर्स के कंट्रोल की नहीं होती, जब वो रिपोर्टिंग होती है वाया मुख्यमंत्री, अब भाई इस मामले को हम नहीं संभाल सकते या सेना ने कहीं आतंकवादियों को घेर रखा है, क्योंकि इस तरह की ट्रेनिंग जो दी जाती है जो टेररिस्ट को पकड़ने की, और जो ना जहाँ पर खासकर लोगों को होस्टेज बनाया हो, जनता बीच में फंसी हो, तो वो ट्रेनिंग में माहिर जो है दुनिया के अंदर एनएसजी के कमांडो हैं। तो उसी आधार के ऊपर जो है ना हम लोगों को बुलाया गया। मैसेज आया, जब मैसेज आने के बाद जो है हम लोग रेडी थे। हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे और एयरपोर्ट पर जाने के बाद जो है
उस समय के देश के गृह मंत्री ने जो है ना घंटों वहाँ पे खड़ा रखा। मैं कहूँगा ऐसा देश का गृह मंत्री जो है पैदा ही नहीं होना चाहिए। मानवता के लिए शर्मसार करने वाला गृह मंत्री था। एक तरफ गृह मंत्री अपना भाषण करता रहा, वर्दी बदलता रहा, ड्रेस चेंज करता रहा, मुंबई जाने की जिद में अड़ा रहा, मैं भी कमांडो के साथ जाऊंगा। तो और दूसरी तरफ जो ना आतंकवादी हमारी माताओं बहनों की इस्मत लूट रहे थे, हमारे छोटे छोटे बच्चों को मार रहे थे। वहाँ आतंकवादियों ने 166 लोगों को जो ना निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतारा। उसका जिम्मेवार आतंकवादी नहीं, उस समय का गृह मंत्री भी उस चीज़ का जिम्मेवार है। क्या नाम था उस वक्त के गृह मंत्री का सर? उस समय शिवराज पाटिल गृह मंत्री थे। हाँ। और एक वीक के अंदर इन्हीं बातों को लेकर उसको कांग्रेस ने उसको इस्तीफा देना पड़ा गृह मंत्री से, और वहाँ मुख्यमंत्री ने भी वहाँ के इस्तीफा देना पड़ा अशोक चौहान ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर, क्योंकि वो सारा का सारा हमला कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था और हिंदू आतंकवाद दिखाने के लिए उनके हाथों के ऊपर कलावे बांध रखे थे। और ऐसा मैकेनिज्म उस समय चला रखा था कि जो है लोगों में एक ऐसा भ्रम बाढ़ा जाए हिंदू भी आतंकवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज तक पूरी दुनिया के अंदर जितने भी हमले हुए, चाहे हॉस्पिटल पर हुआ हो, चाहे स्कूल पर हुआ हो, चाहे कहीं भी मानवता के विरुद्ध हमला हुआ हो, कहीं भी हिंदू आतंकवादी, कहीं हिंदू का कहीं हाथ नहीं। हिंदू तो जनता को जो ना सबको लेकर चलने वाला है। हिंदू तो धर्म रक्षक है, एक प्यार प्रेम की भाषा से चलने वाला है। जहाँ भी आतंकवाद आपने देखा होगा, एक ही समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, आज तो जो ना डॉक्टर भी जो ना इस पेशे के अंदर आतंकवाद के अंदर शामिल है। दूसरा मैं जो कहना चाहूँगा, उस हमले के अंदर जिन लोगों ने आतंकवादियों को मारा, एनएसजी के कमांडो ने आतंकवादियों को मारा, हम लोगों ने खुद, हमारी टीम जो अलग अलग ओबराय होटल के अंदर थी, नैरीमन हाउस के अंदर थी, ताज होटल के अंदर थी, हम लोगों ने 8 आतंकवादियों को मारा। और जो ना ताज होटल के अंदर हमने 4 आतंकवादियों को मारा, जिसमें से 2 आतंकवादियों को मैंने गला भींच के जो ना उधर उनको चाकू से घोंप घोंप के मारा। ऐसे लोगों को के आपने 2 आतंकवादियों को मारा? बिल्कुल। और ऐसे लोगों को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। क्यों मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया मुझे? क्योंकि एक आतंकवादी को हमने 4थे फ्लोर के ऊपर जिंदा पकड़ लिया था, उसको नीचे लाने का था, पर वो भागने की कोशिश कर रहा था कुछ बताने की। तो उस समय मैंने उसको तंदूर के अंदर जिंदा डाल दिया। उसमें जो उसमें गुस्सा है, ठीक है, अगर वो मैं उसको नहीं मारता तो वो मुझे मारता, मैं उसको नहीं जलाता तो वो मुझे जलाता। तो उन बातों को लेकर मानव अधिकार फलाना दिखड़ा, तो मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। 14 साल की नौकरी के अंदर मैं 19 महीने तक जो है ना दर दर की ठोकरें खाता रहा। कांग्रेस ने ना मेरा इलाज कराया और ना ही मुझे 1 रुपया भी पेंशन नहीं दे रही थी। एक तरफ मेरे छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए मोहताज थे, और दूसरी तरफ जिस आतंकवादी को पकड़ा अजमल कसाब को, उसके ऊपर कांग्रेस ने 54 करोड़ रुपए खर्चा किया। कसाब चिकन बिरयानी खा रहा था और कमांडो सुरेंद्र सिंह रोटी के लिए मोहताज था। ऐसी निकम्मी सरकार थी उस समय की। आपने एक आतंकी को मारा, उस आतंकी को मारा जिसने हमारे निहत्थे भाइयों को मौत के घाट उतारा, जिसके अंदर कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी। लेकिन यह सरकार उस वक्त मानवाधिकार की दुहाई देकर एक फौजी को मेडिकल बोर्ड आउट कर रही थी। क्या मानसिकता थी इन लोगों की? ये प्री प्लान हमला था, कांग्रेस का करवाया हुआ हमला था। जिस तरीके से उस समय आम चुनाव थे और कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, भ्रष्टाचार को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर, तो इनके पास पहले से इनपुट थे, सभी एजेंसियों के पास इनपुट था किस तरह का हमला होने वाला है, और ये चाहते तो रोक सकते थे। जिस दिन हमला हुआ उस दिन कांग्रेस का जो ना नेता, जो गृह मंत्री है, उसने पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी को प्राइवेट चार्टर से पाकिस्तान भेजा। बाद में एनएसजी कमांडो को वहां भेजने का काम किया। हम लोगों को एक बहाने से रोकता रहा। गृह मंत्री के जितने भी वार रूम के लोग थे, बहुत सारे ऑफिसर जो पाकिस्तान के अंदर गए हुए थे, और उनकी वो मीटिंग खत्म होने के बाद उनको वहां रोक दिया गया, उनका टाइम बढ़ा दिया गया, और उनको ऐसी जगह डेजर्ट के अंदर कैंप फायर के नाम से लेके गए अब जहां उनके मोबाइल भी नहीं मिल सके, उनसे संपर्क भी ना हो सके। तो अपनी ये चीज़ों को छुपाने के लिए गृह मंत्री इन चीज़ों को पे पर्दा डालने के लिए एनएसजी कमांडो के साथ बाहर जाने का ड्रामा किया। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, अगर देश में और कहीं भी हमला होता, और भी सिचुएशन ऐसी होती, या उस समय देश और पूरी दुनिया चाहती थी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए,
तो उस समय देश के गृह मंत्री का जिम्मेवारी थी अखबार रूम के अंदर बैठ के पूरी सिचुएशन को देखे, सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग ले। देश के गृह मंत्री का फर्ज होता है उस समय देश के जो ना गृह सचिव और तमाम मंत्रालय, तमाम फोर्सों के डीजी, तमाम जो ना इस तरह की जो गतिविधि रखने वाली इंटेलिजेंस एजेंसियां, उनकी मीटिंग लेने का, उनके डीजी, उनके अधिकारियों को वार रूम के अंदर रात को इसने बैठाना था और इसने सूचना लेनी थी। इसने कोई सूचना नहीं ली, सिर्फ ये जो ना हमारे जहाज के अंदर बैठने के लिए ऐसे हो गया जैसे वो बच्चा बारात में जाने के लिए भागता है ना, गाड़ी के आगे आगे पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, इस तरह गृह मंत्री करने लगा। दूसरी बात, जी जहाज के अंदर हम बैठे थे उस जहाज को खराब कर दिया गया। अब ये जहाज नहीं जाएगा, चंडीगढ़ से दूसरा जहाज आएगा एयरपोर्ट का, आप दूसरे जहाज में जाओगे। दूसरा जहाज आया, उसमें लोड किया। जब देश का गृह मंत्री जाने लगा तो डीजी को भी जाना पड़ा, डीजी एनएसजी अपनी तैयारी में। दूसरी चीज और बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, पहली बार इस चीज का आपको, आईजी ऑपरेशनल जो मेन कड़ी होती है जिसने ऑपरेशन लड़ाना होता है, हाँ। वो वहां मौजूद नहीं था, वो देहरादून में था, वो देहरादून से आया। उसके बाद जो ना फोर्स कमांडर, ब्रिगेड कमांडर होता है, फोर्स कमांडर नहीं था स्टेशन पर, फोर्स कमांडर। तो मतलब जो लड़ाने वाले लोग थे वो तो कहीं कहीं देश में फैले हुए थे। इसके जाने की वजह से वो बाकी लोग भी जहाज मारते रहे। उनकी वजह से अगली जो CTTF 2 काउंटर टेररिस्ट फोर्स 2 जो जानी थी, 3 जो जानी थी, और वो सब जहाज डिले होते चले गए। इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ और सारी जिम्मेवारी मैं उस समय की सरकार और देश के गृह मंत्री भी, इसलिए बताता हूं कड़ी वाइज, मैं ही नहीं, देश के अनेकों लोगों ने बोला है। जज साहब ने बोला जिसने पूरी वो SIT जो सेटअप की इंक्वायरी, उसने बताया कर कामटे तो जो ना आतंकवादियों की गोली से मरे ही नहीं है। हाँ। उस चीज पर पर्दा डालने के लिए उनको बड़े बड़े अवार्ड दिए, अशोक चक्कर दिए जिन्होंने गोली नहीं चलाई। दूसरा, गृह मंत्रालय के अधिकारी मनीष साहब ने खुलासा किया इन चीजों का, क्योंकि ये सारी मिली हुई बात थी। जो इनका खुलासा करने वाला था उनको उन्होंने अशोक चक्कर बांटे। जिन लोगों ने लड़ाई ली, हम 7 होटल के अंदर, ताज होटल में 7 बंदों को गोलियां लगी, हम लोगों ने 4 मिलिटेंटों को मारा, हमको कोई गैलेंट्री अवार्ड नहीं दिया। तो जिनकी नौकरी पूरी हुई थी उनको घर पेंशन भेज दिया, बैक टू यूनिट भेज दिया। हम लोगों को डराया गया, धमकाया गया। उस समय के चैनल, सहारा चैनल के ऊपर भी चला था देशभक्तों का दर्द, NSG कमांडो मांग रहे इंसाफ। और मुझे 14 साल की नौकरी के अंदर मेडिकल बोर्ड आउट करके मेरी सरकार ने कोई सूद नहीं ली। कसाब के ऊपर जो ना उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छा फैसिलिटीज दी गई, ना मुझे कोई ट्रीटमेंट दिया गया, ना मुझे कोई फैसिलिटीज दी गई। मुझे डराया, धमकाया और जो ना गुमनाम जिंदगी जीने के लिए कांग्रेस ने मजबूर कर दिया था। गृह मंत्री की जिद की वजह से जितने ऑपरेशन वाले लोग थे जो अपनी अपनी जगह पे अपना काम कर रहे थे, उस वक्त पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे थे, उनको सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए अपनी अपनी जगहों को छोड़कर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पे आना पड़ा। उस चक्कर में आप लोगों की फ्लाइट डिले हुई, जिसकी वजह से कुछ और जाने गई। इन जानों की दोषी कहीं ना कहीं तत्कालीन कांग्रेस सरकार रही। अब सर, आप लोग फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, आप लोग पहुंच जाते हैं, आप लोग का ऑपरेशन शायद मेजर संदीप उन्नीकृष्णन लीड कर रहे थे। वहां क्या होता है जब ताज में आप लोग पहुंचते हैं, वहां किस तरीके की सूचनाएं होती हैं आपके पास? और एक और बड़ी चीज, उस वक्त की मीडिया, उसका क्या रोल था इस चीज में कि किस तरीके की रिपोर्टिंग हो रही थी? क्या वो प्रो इंडिया रिपोर्टिंग हो रही थी या प्रो पाकिस्तान रिपोर्टिंग हो रही थी? सबसे पहले तो उस समय जो ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो ग्रुप कमांडर थे, कर्नल साहब, अभी मेजर जनरल है, सुनील सोरान, जो बहुत ही बहादुर आदमी है, डबल सेना मेडल है और देश के लिए अनेकों मोर्चों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उसके साथ साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जो ना संदीप सेन, वो भी बहुत ही योद्धा आदमी है। बहुत उनकी सूझबूझ की वजह से जो ना मैं कहूँगा नरीमन हाउस का ऑपरेशन जो ना उन्होंने अपने संयम और जो ना पूरे कमांडो को लीड करते उन्होंने वहाँ पर लड़ाया। इस प्रकार अलग अलग टीम थी और अलग अलग टीम के अंदर अलग अलग कमांडर थे। और हाल कमांडर जो है ना सुनील सोरान जी थे, उनके नीचे अलग अलग टीमें बनाई गई। ओबराय होटल में अलग टीम काम करी थी। तो हमारी टीमों ने बेखूबी बहुत अच्छी से जो ना काम किया। हम लोगों को कोई सूचना नहीं थी, किसी भी तरह का कोई नक्शा नहीं था, कोई ग्राउंड की सूचना नहीं थी,
कोई भी ऐसा अधिकारी, हमारे अधिकारी या हमारे जवान या हमारे कमांडो को गाइड करने वाला हम लोगों को नहीं मिला। अब वो जो हमको प्रॉपर जो ना वहाँ पर ले जा सके, प्रॉपर हमको बता सके। तो उसके साथ जो ना मीडिया का, मैं मीडिया को सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। मीडिया के साथियों ने जो ना एक खाली कैमरा लेकर अपनी जान पर खेलते हुए उन्होंने जो है अपने आप को किया, बचाया। हम तो हथियार के साथ हैं, सारी चीज़ें हैं, बचाव है। दूसरा जो है वो पहली बार ऐसा हुआ था क्योंकि उन्होंने लाइव दिखाया। लाइव दिखाने की वजह से हमको नुकसान हुआ, पर वो उनका कहीं ना कहीं जाने अनजाने में नुकसान हुआ है। क्योंकि जब लाइव दिखा रहे थे तो टीवी के माध्यम से पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका भी देख रहे थे। अभी कमांडो 200 नंबर कमरे में जाएंगे, अभी कमांडो 500 नंबर कमरे में जाएंगे, अभी कमांडो 7वीं मंजिल से फलाना आदमी को लेके आएंगे। वो जो सूचनाएं जिन वीआईपी को निकालने की बात थी, जो अधिकारियों को पता चल रहा था, तो अधिकारी तुरंत उनको बता रहे थे, मीडिया को बता रहे थे। क्योंकि ऑपरेशन को गुप्त नहीं रखा गया, ऑपरेशन को ओपन कर दिया गया। और पब्लिकली जब ऑपरेशन हो गया तो हमको सूचना बाद में आ रही थी और मीडिया को सूचना पहले जा रही थी। मीडिया वाले तो कैमरे के लिए गीद की तरह घूम रहे थे वहां पे, ठीक है। और जहां कोई सेट के ऊपर भी रेडियो सेट पे बोल रहा है, हमको तो रेडियो सेट से मैसेज आ रहा था ना। हाँ। रेडियो सेट से कॉल किया, अब जी कमांडो सुरेंद्र सिंह जी 300 नंबर कमरे में जाइए, वहां फलाना वीआईपी है उसको निकालिए, वहां फलाना महिला है उनको निकालिए। तो वो ओपन आवाज आपका कैमरा भी कैच कर रहा था, उन आवाजों को भी टीवी में इस तरीके से दिखाया गया, चलाया गया, जिससे क्या हो रहा था, पाकिस्तान में बैठे हुए उनके आका उनको लीड कर रहे थे। अगर आप 200 कमरे के अंदर कमांडो जा रहे हैं तो आप वहां चले जाइए। तो वो उस कमरे के आसपास जाके पहले अम्बुश लगा देते थे। हम जब जा रहे थे हमारे ऊपर फायरिंग कर रहे थे और फायरिंग करके आग लगा के भाग रहे थे। तो ये बार बार हुआ। तब इसमें जो ना काफी समय के बाद बदलाव, जब मेजर उन्नी कृष्ण साहब शहीद हुए तो वो भी ऐसी घटना थी। पाकिस्तान से कॉल आया, उस कॉल में बताया कि हमको 200 कुछ कमरा नंबर, हमें बचाओ बचाओ, और महिला ने फोन काट दिया। इन्होंने हमको मैसेज दिया। तो ताज होटल की लॉबी है जिसमें से नीचे चढ़ते, ओल्ड ताज की ऐसे सीढ़ियां हैं, फिर ऊपर से ऐसे घूम जाता, सामने 2 गेट हैं और चारों तरफ बालकनी है। तो चारों जब सीढ़ियों में चढ़ने लगे तो सबसे आगे सुनील जोधा चला हुआ था, कमांडो साहब। हाँ, कमांडो। उसके पीछे सुनील यादव था, फिर मेजर उन्नी कृष्ण था, फिर फायरचंद था, फिर राजबीर लांबा, ऐसे करके ये चले हुए थे। सुनील जोधा जी को 8 गोलियां लगी, 8 गोलियां लगी, और 2 गोलियां अभी भी उनके शरीर में ही है। जैसे ही ऊपर से आतंकवादी ने गोलियां मारनी शुरू की तो कमांडो सुनील जोधा को 8-9 गोलियां लगी। और वो जैसे गिरने लगा तो सुनील यादव ने उसको पकड़ा, तो सुनील यादव जैसे घूमा था, सुनील यादव की हिप में 2 गोलियां लगी। तीसरे नंबर के ऊपर जो है मेजर सन्नी उन्नी कृष्णन थे, वो जंप किया आगे, और वो जिस गेट से फायरिंग नहीं आ रहा था उसमें कूद गए, पर वो हाल अंदर था, एक से फायरिंग आ रहा था। जैसे उन्होंने जंप किया वैसे आतंकवादी उनको गोली मारी, उनको यहाँ से हेड शूट हो गया। वो कूदते समय अंदर जा रहे थे, वो बोले कि इनको संभालो। तो दूसरी हिट, 5 आदमी की एक हिट होती है, दूसरी हिट हमारी हिट ने जैसे आतंकवादियों की फायरिंग की तो भाग रहे थे, वो तो जगह नहीं पकड़े। तो हमने, ये नीचे पड़े हुए थे, सुनील जोधा अपने हल्के होश में था, पर ये हिल नहीं रहा था। ये अगर हिलता तो आतंकवादी इसको गोली मारता और ख़त्म हो जाता, परंतु ये हिला नहीं। इसको फिर हमने लोगों ने भेजा, तो इन लोगों का इलाज हुआ, इनकी जान बची। आज भी इनके शरीर में गोलियां हैं और ये लोग चलो अपने परिवार के साथ जैसे बैठे हैं। और इन लोगों का कौन सा, इनका भी बहुत ज़्यादा शोषण किया। सुनील जोधा का सरकार ने इतना शोषण किया है, आज भी कोई उसका सरकार कौन सा वो कर रही है, सब बहुत शोषण हुआ है हम लोगों का। तो उसके बाद जो है ना निकल के, तो संदीप उन्नी कृष्ण की बॉडी पर्दे में लपेट के वो एक गलीचे के पीछे जो है ना, उसमें सोफे के पीछे लेके चले गए। उनका रेडियो सेट भी ले गए, हथियार भी ले गए काफ़ी। तो जो बार बार वो हो रहा था, तो उसके बाद फिर हमने प्लानिंग चेंज किया। टीवी वालों को भी बताया गया, उन्होंने भी उसको डिले किया। रेडियो सेट से मैसेज हमने लेना बंद किया और हमने फैसला लिया, मैंने खुद ने किया। मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाई आर्मी, डॉक्टरेट है मेरी वेपन एंड टैक्टिक्स की। तो मैंने कहा कि नहीं, अब हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमारे लिए सब वीआईपी हैं। उस वक्त भी पहले ये कहा जा रहा था कि पहले वीआईपीज बचाओ फिर नॉर्मल बचाओ। जिसका पता चल रहा था, जो वीआईपी था, जिसका मालूम चल रहा था, सरकार जिसका बता रही थी, पहले उसी को रेस्क्यू किया जा रहा था। भेदभाव, वहां भी भेदभाव हो रहा है। भेदभाव कहाँ नहीं है, मरते हुए भी आदमी का भेदभाव, पर जिसकी आई है वो तो जाएगा। एक कहानी बताता हूँ उसी हमले की। जो ना, एक आदमी को हमने निकाला
आतंकवादियों ने उस आदमी को 14-15 आदमी को छत पर लेके न्यूट्रन ताज की एक लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में खड़ा होके गोलियां मारी। उनको जो गोलियां मारी तो उस तक गोली लगी नहीं, वो गिर गया, उन औरों के साथ वो भी गिर गया। रात का टाइम था, उन्होंने लात मारी, काफिर तुमने हमारी मस्जिद को ये किया वो किया, गंदी गंदी गालियां दी और आतंकवादी नीचे चले गए। वो बड़े बड़ी मशीनें लगी, उस दूसरी मशीन के नीचे शिफ्ट हो गया। आदमी चाहता तो वैसे सोचता चलो लाशें पड़ी तुम भी यहीं पड़े रहो, परंतु वो शिफ्ट हो गया साइड में जाके वो उसके नीचे जाके हनुमान चालीसा पढ़ता रहा अपने मन। थोड़ी देर बाद, आधा घंटा के बाद फिर आतंकवादी आए, फिर वो मरे हुए लोगों को भी लात मार के उनको गालियां दे के आतंकवादी गोली मार रहे थे। तो जो है बचाने वाला तो ऊपर वाला है, भगवान प्रभु। उन्हें उसके मन में आया कि मैं जो ना अपने वो पढ़ लेता हूँ, जेब में रखता था वो हनुमान चालीसा। उनसे मैं खुद प्रेरित हुआ, मैं आज भी जेब में रखता हूँ हनुमान चालीसा उसके बाद। और तो ये तो परंतु सरकार तो ये कर रही थी ना, इनको निकाल के लाओ, जिनकी सूचना हो रही थी उसी तरीके से हो रहा था। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें चेंज कर दी ना, वहाँ धोखा खा लिया, एक मेजर साहब शहीद हो गया, हमारे 5 जवानों को वहाँ पर गोलियां लगी। तो सरकार तो जब सुधरती है या कोई भी जब होता है ठोकर लगने के बाद तो रिएक्शन करती है ना, फिर वो पूरा हमने चेंज करने के ऑपरेशन को नए सिरे से जो ना उसमें दोबारा से शुरू किया। आज जो आपने बात कही, जैसे पुलवामा होता है भारत में, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, फिर हम देखते हैं कि एयर स्ट्राइक होती है, अभी फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन सब की सूचनाएं बेहद गुप्त रखी जाती हैं। आपकी बातों से जो मुझे समझ में आया वो यह है कि ऐसी सूचनाएं जितनी गुप्त रहेंगी, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, हमारी आर्म फोर्सेस के लिए उतना बेहतर रहेगा। लेकिन जो अभी का ऑपोजिशन है, जो तब सरकार में थे, वो ये कहते हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सरकार सिर्फ अपने लिए डैमेज कंट्रोल करने का काम करते हैं। आपका क्या मानना है? ये सब जो भी लड़ाई की जो भी इंफॉर्मेशन होती है, लड़ाई की जो भी रणनीति सबूत मांगते हैं, मतलब आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए। अरविंद केजरीवाल ने सर्जिकल स्ट्राइक के जब सबूत मांगे तो कमांडो सुरेंद्र सिंह उसकी सत्ता की कुर्सी को लात मार के और उसको कायर केजरीवाल कह के उसको छोड़ के आया था। क्योंकि ऐसे ऐसे निकम्मे आदमी जो ना केजरीवाल और जो ना कांग्रेस जैसे जो ना भ्रष्टाचारी लोग जो देश के सैनिकों से सबूत मांगते, जब देश के ऊपर लड़ाई है, अरे सैनिक वहाँ गोली चलाएगा, लड़ाई लड़ेगा, कैमरा लेके फोटो उतारेगा, थोड़ी भी लाइट जलेगी, थोड़ी भी आवाज होगी, वहीं गोलियां आएंगी, आदमी को जान बचाना मुश्किल हो जाता है। ये सबूत फोटो मांगने का काम करते हैं। बहुत ही गुप्त योजनाएं होती है, जितनी योजना गुप्त होगी और जितनी बगैर चुपचाप योजना होगी उतनी उसमें सक्सेस होने का रेट बहुत ज़्यादा होता है। और नहीं तो कहीं भी अगर सिक्योरिटी लीक हो जाएगी तो सारे के सारे, चाहे वो कमांडो हो चाहे वो नॉर्मल फोर्स के आदमी हो, उनका वहाँ शहीद होना मरना ही तय है। क्योंकि कोई देश भाग के कैसे आने देगा, वो पहले ही उसको पता है कि हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं अपनी करके रखेगा और जैसे पहुंचेंगे वहाँ वैसे ही उन सब लोगों को मार दिया जाएगा। तो ये तो गुप्त होती हैं, ये तो जो ना ओछे लोग हैं, इनके दादा परदादा ने भी कुत्ते के भी देशभक्ति के नाम से अगर पत्थर मारा हो तो अरविंद केजरीवाल क्या तो कांग्रेस क्या, मेरे सामने आप बता दो। ये लोग तो वो जो कांग्रेस की कुतिया 10 जनपद के ऊपर घुमा रहे थे, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड देते हैं ये लोग। जो लोग गोली फायर नहीं की, जिन्होंने 26/11 के हमले में, जिन्होंने पत्थर तक नहीं फेंका, उन लोगों को अशोक चक्कर दिए इन्होंने तो पैसे लेके जो ना और सिफारिश से जो ना बंदर बांट जो ना मेडलों की करती है। ऐसी कायर सरकार कांग्रेस की रही है और देश की जनता ने इनको सही उखाड़ के फेंका है और ये दोबारा अभी सत्ता में आने वाले नहीं है। अब तो किताबों के अंदर कांग्रेस पढ़ी जाएगी कि कांग्रेस होती थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा होगा, कहा गया कि सब लोग सरकार के साथ हैं, नेता कहते थे कि साथ में है, समर्थक कहते थे कि समर्थक सरकार की आलोचना करते थे। जब देश को एकजुट रहना था तो उस वक्त हमने देखा कि विपक्ष में 2 तरीके की आवाजें आई, हालांकि उसको जाने दीजिए। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार चालू रहेगा, तब कहा गया कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो डर गई। वो क्यों नहीं पाकिस्तान का पीओके वापस ले लेती है जब पूरा देश पूरा विपक्ष उनके साथ है। 26/11 का हमला हुआ, हमले के बाद शायद आप लोग अस्पताल में भर्ती रहे होंगे, आपके सीनियर्स आपसे मिलने आते होंगे, अपने साथियों को आपने जाते हुए वीरगति को प्राप्त करते हुए देखा, और कुछ साथी जो थे वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। आप लोगों के मन में ये भाव नहीं आया कि भारत की सेना, भारत के लोग, भारत की सरकार इस कायराना हमले का जवाब देगी, बदला लेगी? हम लोगों को नहीं, पूरी दुनिया को ये था कि अब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि उसमें 18 देशों के लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया ये चाह रही थी अब आतंकवाद की कमर तोड़ देनी चाहिए। और हिंदुस्तान ने जो ना पूरा का पूरा जो ना पाकिस्तान के जितना भी जहाँ
ठिकाने हैं आतंकवादियों के 2008 के अंदर ही चारी थी, पर उस समय की सरकार जो है ना किसी तरह का फैसला नहीं ले पाई, क्योंकि सिर्फ उन्होंने आम चुनाव था, उसके बाद तुरंत चुनाव था लोकसभा का। उस लोकसभा के चुनाव में उस 26/11 के हमले को भुनाने का काम किया, और इन लोगों ने जो ना लगातार जो है किसी भी तरह का, खाली यहाँ एक ही बात कहते थे, मनमोहन सिंह मौन थे उस समय प्रधानमंत्री, वो तमाम लोग थे जो भी, तो सिर्फ एक ही बात बोले, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। दिल्ली के अंदर खोरिए काटते रहते थे, और वहाँ बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक को गोली चलाने तक की परमिशन नहीं थी उस समय की सरकार के अंदर। अगर उस समय अगर कोई सैनिक बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के आतंकवादी या सैनिक पर गोली चला देता है तो जो है ना उसको जवाब देना मुश्किल हो जाता, नौकरी चली जाए। बहुत सारे लोगों को कोर्ट मार्शल किया है, और किस तरीके से सैनिकों को जम्मू कश्मीर में पीटती हुई जनता, पत्थर मारती हुई, किस तरीके के वीडियो आते थे उस समय। और एक आज की सरकार है, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार है, जो ना सैनिक चौड़ा सीना करके काम करता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अलग अलग हमले हुए, उसके बाद उसका काउंटर सारी चीजें आई। सर, अगर उस समय ये सरकार होती तो आपको क्या लगता है, क्या रुख अपनाती? उस समय ये सरकार होती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, तो पाकिस्तान को उसी समय निस्ते नाबूद कर देती। जितना बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया था, देश के निर्दोष 166 लोगों को जिस तरीके से मारा, माँ बहनों की असमत लूटी, छोटे छोटे बच्चों को की असमत लूटी, मतलब थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को बताएं सर, क्या हो रहा था? देश का गृह मंत्री जो है यहाँ कपड़े बदलता रहा, और वहाँ हमारी बहनों के कपड़े उतार के वहाँ रेप करते रहे आतंकवादी। बहुत सारे हमने महिलाओं को वहाँ निकाला, इन चीज़ों का खुलासा नहीं होने दिया कांग्रेस ने। महिलाओं के शरीर के ऊपर कपड़े तक नहीं थे, रेप कर रहे थे उनका। बिल्कुल, वो तो इतनी बहुत बुरी, छोटे छोटे बच्चों को जिस तरीके से मार रखा था, जिस तरीके से नोच रखा था महिलाओं को, उसके मेरे पास जवाब नहीं। आज मैं तो खुलासा, उस समय भी हमने खुलासा किया, उस समय भी हमने बताया, पर उस समय की मीडिया को भी गुलाम बना रखा था कांग्रेस ने। मीडिया भी उन चीज़ों को नहीं बता पाई। मीडिया ये नहीं कह पाई अब जो होटल टूटे हैं उनको इतने $मिलियन मिले हैं, किसके नाम के? टूट फूट के नाम के। अब जितने में ऐसे ऐसे 10 होटल तैयार हो जाएं, कसाब पे 54 करोड़ रुपए खाने पीने के ऊपर खर्च दिए हैं, और जो कमांडो थे वो कहाँ चले गए, उनका कोई नहीं बता पाया। उन सैनिकों ने जिन्होंने भाग लिया, उनको क्या मिला, उनको क्या दिया? उनके परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे। जिनको चोट लगी उन परिवारों को क्या मिला? जो लोग 166 मारे गए, उनके परिवारों को क्या दिया सरकार ने? 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए में क्या 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 जीवन निकल जाएगा? अंदर की सूचनाएं तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जिस तरीके की हमारे पास मतलब कि लोग बताते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक में टीम गई थी वो प्राइम मिनिस्टर से बाद में आके मिलती है, जिन्होंने वो ऑपरेशन किया। इसी तरीके से कहा जाता है कि जिन्होंने एयर स्ट्राइक की वो टीम को भी प्रधानमंत्री जो है मिलने के लिए बुलाते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि जो शहीद के परिजन हैं उनसे भी तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं। क्या आप लोगों से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, क्योंकि टेक्निकली तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन चलती तो सरकार 10 जनपद से थी, तो इन लोगों ने आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं की? क्या राहुल गांधी आप लोगों से मिलने आए, कुछ हुआ ऐसा? उस समय के प्रधानमंत्री ने कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं रखी, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा जिससे प्रधानमंत्री या ये हमें मिलाए। दूसरी रही उस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके ये तो खुद ही एक नॉर्मल जो ना एमपी के तौर पे देखे जाते हैं। आज प्रोटोकॉल देखा जाएगा, वही है ना। गृह मंत्री ने, हाँ, यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, गृह मंत्री ने कोई ऐसी मीटिंग नहीं रखी। उस समय के रक्षा मंत्री ने कोई इस तरह की कोई मीटिंग या मिलने के कोई दुसाहस ऐसा किया नहीं, क्योंकि उनके अंदर जमीर तो था ही नहीं। वो किस मुंह से बात करते, क्योंकि हमको तो सच्चाई का पता था ना, अंदर क्या हुआ, क्या दिखा, क्या करने के आदेश मिल रहे थे। हाँ, फोटो खिंचवाने के लिए जरूर हॉस्पिटल में सोनिया गांधी ने विजिट किया था, वो किसी से मिली, किसी से नहीं मिली। और उस समय एक और बता देता हूँ, जिसको जैसी बंदर बांट उस समय हुई है, ऐसी बंदर बांट कहीं नहीं हुई। और वो जो हमला था, उस हमले के अंदर भी भ्रष्टाचार। जो पैसा डोनेशन किया लोगों ने, आम जनता ने पूरी दुनिया से डोनेशन किया। एनएसजी कमांडो जो लड़े, उनका इलाज करवाओ, उनको घर मकान नहीं है उनके पास तो उनको घर मकान बना के दो और उनको अच्छा करिए। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा दुनिया से आया, और उस समय का निकम्मा गृह मंत्री उसको पता नहीं किस फंड में कैसे ले जाके पूरे पैसे का भी खा गया। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई देश के भीतर, आप अंदर थे, आपने वो तंदूर हत्याकांड वगैरह भी बताया। एक तरीके से आपको लगता होगा कि ये जो मैंने कार्य किया है
ये तो देश हित में किया है, मैंने तो आतंकवादी मारे हैं, तो इस चीज के लिए तो मुझे मेडल मिलना चाहिए। पहले तो मैं उस पूरा घटनाक्रम को जानना चाहूंगा आपसे। दूसरा, जब ये घटना हुई उसके बाद जब आपने ये चीजें ब्रीफ की तो फिर पहला रिएक्शन क्या आया था? जब चौथी मंजिल के अंदर जिस आतंकवादी के साथ हमारी मुठभेड़ हुई, उससे पहले आपको गोली उसको वोली हमने लगी थी जिंदा क्या? लगा दिया। नहीं, मुझे नहीं लगी, उस समय नहीं लगी थी। हाँ, उसको रेडियो सेट के ऊपर मैसेज ये हुआ कि एक आतंकवादी को पकड़ लिया। ठीक है। अब पकड़ लिया तो उससे कुछ पूछना चाह रहे थे, कुछ बताना नहीं चाह रहा था। हाँ। और कुछ हमको इतनी खुंदक थी, एक हमारा अधिकारी शहीद हो गया और लाशें लाशें उसमें देखी, जैसे किसान गेहूं के खेत में फसल काट के पूली डाल देता है, ऐसे लाशें थी, खून ही खून। माताओं बहनों के शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थी, छोटे छोटे ऐसे बच्चे अपनी आंख से देखे हुए थे। तो कमांडो सुरेंद्र सिंह ऐसे आतंकवादी को जिंदा कभी नहीं छोड़ सकता। आज भी अगर कोई ऐसा आतंकवादी मेरे हवाले कर दिया जाए, ये पकड़ के लाए, तो मैं उसको जिंदा कहीं नहीं जाने, उसको वहीं खत्म करूंगा। उस समय भी मैंने यही किया, मेरी सूझबूझ ने जो काम किया। उससे पहले भी हमने बहुत आतंकवादियों को पकड़ा होता, अनेक ऑपरेशन कर रखे थे मैंने। होता क्या, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। उस आतंकवादी को जिंदा जो जिस तरीके से पकड़ धक्कड़ का हुआ, उसको हमने जिंदा तंदूर के अंदर डाल दिया, जिसमें हमारे एक साथी राजबीर लांबा भी उसमें जल गए थे, उनका भी, हमारे साथी को भी उसमें जला। तो उसके बाद कहने लगे कि वो उसकी बॉडी को आप नीचे लेके आइए। नीचे कहा कि बॉडी को लेके आए, तो मर गया है। हमने बोला वो तो मर गया, वो तो मर कैसे गया? बोला जी मर गया। तो हमने उसको जिंदा जो है ना उस खिड़की से बाहर फेंकने का काम किया था। चौथी मंजिल से आतंकवादी को सीधा खिड़की से बाहर फेंका था हमने। और उसको बाद उसको मैंने ऐसे करके, मेरा फोटो भी आया था मीडिया में ऐसे करके, ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ, वो पूरी टीम में ये हुआ कि टीम कमांडर तो मैं ही था, उनका हेड मैं ही था, बाकी तो था नहीं। अब लड़े फौज नाम सरदार का, तो दोस्त भी सरदार पे ही आएगा, हेड पे ही आएगा। तो हमने कहा ठीक है। कोई उस समय कोई जवाब नहीं मांगता, जब हथियार हाथ में उतर ऐसी हालात होती, उस समय कोई नहीं बोलता है। उस समय तो गुड वेल। और उससे हमारे हौसले भी बढ़े, पूरी दुनिया के हौसले बढ़े, पूरा देश के हौसले बढ़े। और हमने जो किया अच्छा किया, देश को जो कार्यकर्ता, जो देखने वाले लोग भी बताए क्या कमांडो सुरेंद्र सिंह ने जिंदा तंदूर में आतंकवादी को जला के अच्छा किया बुरा किया, वो जनता बताएगी। और आप जनता से भी आप पूछिए। उसके बाद हम चलते रहे, तीसरी मंजिल हमने सर्च किया, फिर सेकंड फ्लोर के अंदर हम सर्च कर, एक साइड से सर्च करना। तो पहले दूसरा गाइड था, फिर मैं करने लगा। तो मैं 2-3-4 कमरे सर्च किए होंगे। एकदम जो है ना आतंकवादी एकदम गेट खुला। अब 3 दिन से लग रहे हैं, कोई गेट खोलने से नहीं खुल रहा। गेट कैसे खुला? गेट हिला तो मेरे को एकदम ये हुआ कि भाई आतंकवादी है। तो मैंने मेरे जो साथी थे उनको पीछे पुश कर दिया, तो पीछे वाले कमरे के अंदर चले गए। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पीछे वाले कमरे के अंदर घुस जाऊं। इतने आतंकवादी ने तब तक ग्रेनेड फेंक दिया। तो ग्रेनेड जैसे आतंकवादी ने फेंका तो मेरे पास बचने की जगह नहीं थी, मैंने सेकंड फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। अच्छा। जब सेकंड फ्लोर से मैंने नीचे जंप कर दिया तो मैं वो पानी की ठूठी में फंस गया, ऐसे जैसे ईसा मसीह भगवान फोटो ऐसे लटका, नीचे गिरा घुटना, और एकदम मैं नीचे बातें मेरे दिमाग में एकदम से बहुत ज़्यादा तेज चलने लगा। क्योंकि जब ट्रुप से अलग हो जाता आदमी तो बहुत मुश्किल हो जाता है मामला। और पता ही नहीं चल रहा कहाँ से गोली आ रही, कहीं हो से आतंकवादी। मैं नीचे का था, हथियार से मैंने ऐसे लाइट मारी, बार था, उस बार में अंदर का तो कुर्सियाँ पड़ी हैं इधर उधर। तो लास्ट स्टोर था, उस स्टोर तक जब मैं पहुँचा तब तक मेरे बंदों ने तुरंत उसके ऊपर अटैक कर दिया। ये कहानी मात्र 20-25 सेकंड के अंदर की कहानी है। क्योंकि इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर एकमात्र फोर्स ऐसी है एनएसजी। सिर्फ एनएसजी कमांडो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ते हैं, बाकी जितनी फोर्स है वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं। तो जैसे हमारे बंदों को वहां हुआ, मैं नीचे कूदा, उसी सेकंड में हमारे बंदों ने गेट तोड़ के अंदर घुसे। तो उसमें नीचे उस कमरे में सीढ़ियां थी, उससे वो नीचे सीढ़ियों में उतरे, बाहर के गेट के पास। अब मैं गेट से अंदर चला गया स्टोर के पास, वो गेट के, तो वहां जब उतरने लगे आतंकवादी, वहां गोलियां फायरिंग शुरू कर दी ऊपर से उन्होंने, नीचे से मैंने। एक आतंकवादी को हमने सीढ़ियों मार दिया, वही मर गया। उसके बाद 2 आतंकवादी डायरेक्ट नीचे कूदे, उन्होंने बार के पीछे पोजीशन ले लिया उन्होंने। मैं अंदर से गोलियां चला रहा हूँ, वो उस बार के पीछे से और सीढ़ियों के नीचे से। उनको ऊपर से भी हमारे बंदों की गोलियां ना लगे, मेरी भी ना लगे। 1.5 घंटे तक मैं फंसा रहा, जब तक उन्होंने ग्रेनेड फेंक दिए मेरे ऊपर, मैंने अपने फेंक दिए। वो मुझे गालियां देते रहे खूब सारी, मैंने उनको खूब सारी गालियां दी अपने मन में जो भड़ास थी। और जब वो कहते रहे कि हम ये करेंगे, काफिर हो, तुमने हमारे लोगों को मारा, हमारी मस्जिदों को तोड़ा, हमारा वो करा, हम ये हैं, हम पठान हैं, दिखड़ा हैं। तो इधर से मैं भी गालियां दे रहा था। तो जैसे मैं साले एनएसजी का कमांडो हूँ, यहीं खोद के गाड़ दूंगा, निकलने नहीं दूंगा। और जो है तुम लोगों को पता नहीं है, जो है ना, यहाँ से तुमको
चटनी बना दूंगा, तुमको मार के छोड़ूंगा। ठीक है, मैं भी जैसे वो पठान करा तो मैं भी जाट हूँ, छोड़ूंगा नहीं, खोद के यहीं यहीं दफना दूंगा यहाँ से। और अपनी माँ का दूध पिया था, जमीन में घुस के दिखाओ, अब इसके नीचे भाग के कोशिश करो, कहाँ भागोगे। तब तक मेरे बंदों ने भी गेट पे पोजीशन ले रखी थी, वहां से फायरिंग ले रही थी ऊपर से। और मैंने एक ग्रेनेड, और दूसरा मेरे मन में ये था 2 है 3 है 4 है, कोई पता नहीं था मुझे। उनको मेरा नहीं पता था, कभी मैं पिस्टल से फायरिंग कर रहा था, कभी MP5 से फायरिंग कर रहा था, कभी ग्रेनेड फेंक देता था। तो मैंने एक ग्रेनेड रख लिया, भाई मरना तो है, ग्रेनेड निकाल लूंगा, फिर इधर आएंगे तो ग्रेनेड फाड़ दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, इनको भी मार दूंगा, जिंदा नहीं जाने दूंगा, कुछ भी हो जाए। मतलब हर तरीके से तैयार था मैं। ठीक है, मैंने अपना बैनेट, हमारे पास चाकू होता है कमांडो डैगर, उसको भी निकाल के रख लिया। ऐसे होता ना, जब गुत्था मुत्थी की नजदीकी लड़ाई होती है, फिर हथियार से गोली नहीं चलती है, फिर तो आप चाकू से उसी से मार सकते हो। तो मतलब मैं हर तरीके से एकदम तैयार था। 1.5 घंटा बाद हमारे कमांडर ने जो है ना पीछे से गेट दीवार तोड़ के और मुझे बाहर निकाला। बाद में मेरी जगह 2 कमांडो ने पोजीशन ले लिया। बाहर लाने के बाद मुझे पूरा खूनम खून, मुझे पूरे शरीर में स्प्लेंडर लगे हुए थे गोलियों की तरह। और पानी वानी पिलाया, मुझे मोटिवेट करने लगे। जैसे मोटिवेट करते हैं तो हम तो हाईली मोटिवेट है, पर फिर भी मोटिवेशन दिया जाता है। हमारा कमांडर कहने लगा, IG ऑपरेशनल मुझे मोटिवेट करने लगे। वो कहने लगे आप तो ग्रेनेडियर के योद्धा हैं, बहादुरों के बहादुर हैं जो है ना। और इस तरीके की रेजिमेंट के बारे में बातें करने लगे और कहने लगे भाई जाटों ने तो इतिहास रच दिया है, जाटों ने तो दिल्ली में गोला मार दिया। और ये मतलब तो मैं मोटिवेशन के लिए मैंने पानी वानी पहले बोला, अंदर का पूरा सिचुएशन तूने देखी है सुरेंद्र, अब तुमको घुसना पड़ेगा। दूसरा कमांडो जाएगा तो हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। हम तैयार हुए, दोबारा हमने हीट तैयार की, बनाया, वहाँ प्रोग्राम बताया मुझे। अब एक ग्रेनेड आप फेंकोगे, जब कमांडो सुरेंद्र सिंह का ग्रेनेड फट जाएगा तो 2 ग्रेनेड ऊपर से टीम फेंकेगी, धमाके वाले स्टैंड ग्रेनेड। आतंकवादी को तो पता नहीं धमाके वाला मारने वाला है। चौथा ग्रेनेड कमांडो सुरेंद्र सिंह फेंकेगा, वो जब फटेगा और फटने के बाद आपने एंट्री करनी है। आप लोगों ने 5 आदमी की हीट तैयार कर दी। तो मैंने जो चौथा ग्रेनेड फेंका, मेरे अंदर इतना जोश था, अब वो फटने से पहले ही मैं, वो 10-15 फीट की गैलरी है, फिर 10-15 फीट और आगे जाके मतलब पीछे बार था, उस पर इतने जोश के साथ मैं पहुंचा। वो फटने से पहले वो मैं भी रास्ते में फटा। मुझे आज तक पता नहीं, मैंने 1 कदम लिया, 2 कदम लिए और मैं उस बार के ऊपर ऐसे दोनों पैरों से जम, और मैंने अपनी MP5 की 32 गोलियां आतंकवादियों को मार दी। जब मैं भाग रहा था तो वो आतंकवादी भी मुझे गोली मार रहे थे, मेरे पैरों में लगी। और जैसे मेरी गोली खत्म हुई तो मैंने वो चिल्लाते हुए अपना चाकू निकाला, कमांडो डैगर। और मुझे ये था कि मरता हुआ आतंकवादी भी तो ग्रेनेड निकाल सकता है। 15 मिनट पहले तुम मरने की बात कर रहे थे तो ग्रेनेड निकाल रहे थे। तो ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा भी है, मतलब हमकी सिखलाई भी हम लोगों की। और मैंने कमांडो डैगर निकालते ही मतलब पीछे टूटा, दोनों ही मैंने उनकी गर्दन ऐसे पकड़ लिया। मतलब तेज जैसे नारा लगाते हम जब भी बैनेट फाइटिंग होती है, गोप निकाल जो ना क्लोज बैटल होता है, तो भारत माता की जय, सर्वदा शक्तिशाली, साहस की विजय। तो हमारे बंदे समझ जाते हैं कि अब गोली नहीं चला। तो इतनी देर में फिर हमारे बंदे भी टूटे, जब तक मैं उनको इधर भी चाकू कभी उसको, और ऐसे मतलब ऐसे पकड़ा रहा। दूसरे हमारे बंदों ने जो ना निकाला, दोनों आतंकवादी वहाँ ढेर हुए। उसके बाद बाहर निकाला, मुझे ट्रीटमेंट दिया गया। तो ऐसी लड़ाई लड़ने का जिसने इतिहास बना दिया, पूरी दुनिया बोल रही है, अधिकारी लिख रहे हैं। कितनी गोलियां लगी आपको? मुझे स्प्लेंडर बहुत ज्यादा लगे थे, 4-5 गोलियां लगी हैं पैरों में। और स्प्लेंडर पूरे शरीर में लगे थे, कोई गिनती करो तो कोई 20-25 शरीर में भी होंगे। जगह जगह वो लोहे के पार्ट होते हैं, निकाले जाते नहीं। कई बार वो मेटल डिटेक्टर बोलता है, कई बार होता है अभी भी अभी मेटल डिटेक्टर एयरपोर्ट वगैरह में बोल जाता है कई बार। तो मैं भी शुरू में तो ऐसे ही मान जाता था, फिर कोई देखते लड़का क्या है ना, वो हड्डी के अंदर जाके अंदर जगह बना लेती है, हड्डी गैप होती है और कहीं ऐसे एडजस्ट हो जाती है। तो मैंने कई बार खुद भी फिर देखा, यार ये तो कुछ गड़बड़ है ज़्यादा ही। तो ऐसी सिचुएशन, ऐसा रिजल्ट होने के बाद उन लोगों को भी इन्होंने ऑब्लाइज नहीं किया, किसी तरह की सेवा सुविधा नहीं दी, कोई व्यवस्था नहीं दी। और उस समय उसके बाद 1 हफ्ता के अंदर गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, दूसरा गृह मंत्री बना पी चिदम्बरम। वो भी इतना निकम्मा आदमी था, अमेरिका और पाकिस्तान के कहने की वजह से हमारे जैसे लोगों को मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया, नौकरी से भेज दिया। और जो ना जिनकी नौकरी पूरी थी उनको घर वापस भेज दिया। किसके दबाव में? वो कह रहा मैं तो हमला करना चाह रहा था। हम तो हमला करना चाह रहे थे पर अमेरिका ने रोक दिया। मैं ये बता रहा हूं, अमेरिका ने रोक नहीं दिया, मेरे जैसे लोगों को भी घर बैठा दिया, पेंशन भेज दिया, पेंशन नहीं दी।
तो ये निकम्मे आदमी है, ये कौन सी झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ। इनका कोई करेक्टर चरित्र नहीं है कांग्रेस के लोगों का। पेंशन के लिए भी फिर बाद में फील्ड से बाहर आके दर दर की ठोकरें खानी। 19 महीने बाद जब एमएलए बना, देश के अंदर पूरा देश ने जाना, जब कसाब को जिस दिन फांसी लटका उस दिन कमांडो सुरेंद्र सिंह ने कहा कि देशद्रोही आतंकवादी के ऊपर जिसने लोग मारे 166 हमारे देश के, इस पर 54 करोड़ रुपए की चिकन बिरयानी खिला दी कांग्रेस ने, और मुझे ना पेंशन मिल रही और ना मेरा इलाज करवाया जा रहा। देश दुनिया ने जो ना इनका जो ना चरित्र देखा कांग्रेस का, उसके भी 6 महीने बाद मुझे पेंशन मिलना शुरू हुई और मेरा जो ना पैसा हुआ। पर मैं दिल्ली और देश की जनता को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि दिल्ली की जनता ने मुझे घर वापस नहीं जाने दिया। दिल्ली से 2-2 बार दिल्ली कैंट के लोगों ने मुझे विधायक बनाया। इस देश की जनता अपने देश के सैनिकों के प्रति इतना प्यार रखती, इतना प्रेम रखती है, और देश के जो नेता हैं वो गद्दार देशद्रोही नेता हैं इस देश के अंदर बहुत सारे। सर, आम आदमी पार्टी से विधायक बने थे 2015 में। जब आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जाते थे तो आपको सर की बड़ी सी तस्वीर नज़र आती थी, और उस वक्त भाषणों में कहा जाता था कि हमारी पार्टी में देश के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री के वंशज यानी कि आदर्श शास्त्री जी भी हैं, और देश के लिए लड़ने वाले कमांडो सुरेंद्र सिंह भी हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाल बहादुर शास्त्री जी की भी तस्वीर हट जाती है और कमांडो सुरेंद्र सिंह की भी। वो कहानी किसी और दिन आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कुछ चीज़ें समझिए कि 26/11 जैसा बड़ा हमला हो जाता है और देश की सरकार विदेशी ताकतों के दबाव में आकर भारतवासियों की जान का बदला नहीं लेती। वो कहती है कि उसने डिप्लोमेसी खेली, लेकिन उस डिप्लोमेसी का क्या रिजल्ट आया देश आज भी जानना चाहता है। देश आज भी ये जानना चाहता है कि उतनी जानों का जिम्मेदार कौन है, उन मृत्युओं की जिम्मेदारी कौन लेगा। तत्कालीन गृहमंत्री का तो इस्तीफा हो गया, लेकिन जिन फौजियों को 19 महीने तक पेंशन के लिए इंतजार करना पड़ा, उनका क्या। एक और बड़ी चीज, कमांडो साहब स्वस्थ हैं, उसके अलावा भी जो बाकी कमांडोज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस टाइप की वो सर्विस में थे वो उस सर्विस के लायक हैं, चाहे वो कमांडो जोधा जी हों, सुनील जोधा हो, चाहे यादव जी हों, उन लोगों के लिए क्या कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जा सकती थी? उन्हें उनके हाल पर ही क्यों छोड़ दिया गया? और सबसे बड़ी बात, उस दौर की मीडिया ने क्यों उन रिपोर्ट्स को दबाया? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरे के पीछे विक्की, आप देख रहे हैं दी पैम्फलेट। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।